गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडविल हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों पे। और जैसा कि आप सबको सभी वीडियो में मैं जानकारी दे रही हूँ कि हमने लाइव क्लास भी स्टार्ट की है, लेकिन ये क्लास केवल वीकली होती है। तो मंडे को 4 PM आप जुड़ सकते हैं लाइव क्लास लेने के लिए। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इतिहास की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, या आई बटन का भी यूज़ करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो NTA UGC नेट का ओल्ड पेपर और PGT TGT के ओल्ड पेपर भी अवेलेबल हैं, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे सुहरावादी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशासन प्राप्ति थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान के साथ था। और ये KVS TGT 2018 का प्रश्न रहा है। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। शेख जमाली या जमालुद्दीन सुहरावादी सिलसिले के थे। जमाली सिकंदर लोदी के मित्र थे। बाबर शेख जमाली की बहुत इज्जत करता था। वह हुमायूं की गुजरात मुहिम में उसके साथ था, अतः उसकी मृत्यु भी गुजरात हो गई। शेख गदाई उसके पुत्र थे, जिसे बैरम खां के संरक्षण काल में अकबर ने सद्र उस सदूर पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो आपको कथन दिख रहा होगा। ए कहता है तुर्क चहलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह था। बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं। शमसी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह था। प्रत्येक ने यह घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा AR। दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। तो यहाँ देखिए इसे डिटेल दी गई है। KVS TGT 2018 का ये प्रश्न रहा है। दिए गए कथन तथा कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता है, जो उसके राज्य में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गए थे। निम्नलिखित में से बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है? आपको यहाँ पे वक्तव्य दिख रहा होगा। आप इसे रीड करना चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम सही वक्तव्य पे सीधे चलेंगे, और एक और वक्तव्य यहाँ पे 3 वक्तव्य दिए गए हैं, तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। ये तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। नंबर 1 कहता है बलबन ने सैनिकों की संख्या व उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया। ये भी करेक्ट है। फिर नंबर 3 है, बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने से
केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्यों हो रहा है ये भी देख लेते हैं। केवीएस टीजीटी 2018 का प्रश्न रहा है। बलबन ने जिस निरंकुश राजतंत्र की नींव डाली थी उसके लिए उसने सेना का पुनर्गठन किया, सैनिकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि किया। उसने आरजे मुमालिक या दीवान अर्ज विभाग की सर्वप्रथम स्थापना की। इसकी सेना की अच्छी व्यवस्था के लिए एतमादुल मुल्क को श्रेय दिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किन वर्गों में विभाजित किया? तो जिन वर्गों में विभाजित किया है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रातबी व गैर रातबी में। ऑप्शन ए हमारा केवल करेक्ट होगा। केवीएस टीजीटी 2018 का प्रश्न रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को रतबी व गैर रतबी वर्गों में विभाजित किया था। रतबी के अंतर्गत इसकी शासन का संरक्षण प्राप्त था तथा गैर रतबी के अंतर्गत यह निजी स्वामित्व पर आधारित था। फिरोज के शासनकाल में कुल 36 शाही कारखाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। केवीएस 2018 का ये प्रश्न रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी व सहा यानी महाजन बहुत धनी हो गए? शम्स सिराज अफीफ में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। केवीएस टीजीटी 2018 का ये प्रश्न रहा है। शम्स सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारिक व समूह को धनी बनाने का उल्लेख करता है। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय प्राप्त है सितार के लिए। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। अमीर खुसरो संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यंत्रों की खोज की जिसमें सितार, तबला व सारंगी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के लोदी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के जो लोदी सुल्तान थे वो सभी अफगान थे। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। लोदी प्रथम अफगान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उन्होंने तुर्कों की सत्ता को समाप्त कर अफगान शासन की नींव रखी थी। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? मतलब सभी के सभी गलत दिए हुए हैं, केवल एक है जो कि सही सुमेलित है। और वो कौन सा है? वो हो जाएगा इब्न बतूता किताबुल रेहला। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यूपी हायर एजुकेशन मिडल हिस्ट्री 2018 का प्रश्न रहा है। इब्न बतूता ने किताबुल रेहला लिखा जो कि सुमेलित है। मीन हाज ने तबकाते नासिरी, फिर बदायूं ने मुंतखाब उल तवारीख और इनायत खान ने शाह जहां नामा लिखा है। मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे?
तो शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड कहलाते थे खालसा। पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है, मध्य काल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंडों को खालसा कहा जाता था। जब्ती राजस्व वसूली की पद्धति थी, मददे माशा सरकारी अनुदान था और इजरा व्यवस्था ठेकेदारी की प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ की? तो ये हत्या हुई है कड़ा में। 1296 में कड़ा मानकपुर में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया था। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी का जो परिवर्तन किया है वो किया है देवगिरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी 1327 में परिवर्तित किया, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन आप देख रहे होंगे, इन कथन पर हमें विचार करना है। तो इसमें बोल रहा है इल्तुतमिश से संबंधित है, उसने हौज खास का निर्माण कराया, गलत है। और उसने अपनी राजधानी सीरी बनाई, ये भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर इसमें बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है, हौज खास व राजधानी सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ना कि इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन था? दिल्ली सल्तनत में जो मुकद्दम था वो था ग्राम का मुखिया। पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है, दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम गांव के मुखिया को कहते थे। छोटे भूस्वामियों को खत कहा जाता था। पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये अनुवाद करता थे अल-बरूनी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है, 11वीं सदी में अल-बरूनी पतंजलि के योग सूत्र अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय जो दिल्ली का सुल्तान बना था वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये प्रश्न रहा है, सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1394 से 1412 के शासनकाल के दौरान 1398 ईस्वी में मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण भारत व सल्तनत दोनों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया है और हमें उत्तर देना है। पहले हम अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी राजधानी का तथाकथित स्थानांतरण था। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन कहता है, यह कदम सुल्तान द्वारा दिल्ली के लोगों को दंड
करने के लिए, दंडित करने के लिए किया गया था, उसके विरोधी बन गए थे। और ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो उत्तर यहाँ पे बन जाएगा वो बन जाएगा ए सही है और आर गलत है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने के उद्देश्य से चुना। इसका सबसे प्रमुख कारण देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना था। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। उन्होंने दिल्ली निवासियों को सजा देने के उद्देश्य से आज्ञा दी कि वह दिल्ली छोड़कर देवगिरी को चले जाएं। हालांकि ये सर्वमान्य मत नहीं है, यानी ये मत प्रचलित नहीं था। कुछ एक ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहीं कहीं से, लेकिन ये सर्वमान्य नहीं है। उसका दिल्ली से राजधानी स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन व कराचिल का सैन्य अभियान असफलता के कारणों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गुलाम वंश का नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। तो गुलाम वंश के अंतर्गत जो नहीं आता है वो आ जाएगा खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम गुलाम वंश का शासन था। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। इसके पश्चात क्रमशः इल्तुतमिश, रजिया और बलबन ने शासन किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो इल्तुतमिश का ही नाम आएगा। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम रखा था। तो इसने क्या नाम रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर 2016 के ये प्रश्न रहा है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन कुर्क ने 1311 में जालौर पर अधिकार कर लिया और जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। जालौर का अंतिम चौहान वंशीय शासक कनेड़ देव और उसका पुत्र वीरमा देव मारे गए। और फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। मंगोल खां तरमाशरीन ने निम्न में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। यूजीसी नेट एनटीए नेट 2019 का ये प्रश्न रहा है। तरमाशरीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1327-28 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद तुगलक ने उसे 5000 दिनार की सहायता देकर वापस भेज दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह एकमात्र मंगोल आक्रमण था। तो एक ही आक्रमण हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको ले आई हूँ वीडियोस देखने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो इससे संबंधित अवेलेबल हैं। आप इसके लिए प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।